Let's talk between the lines. नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अ, आज दो चीज़ों पे बात करेंगे। आज एक तो बात करेंगे कि अमेरिका के साथ जो ये टैरिफ चल रहा है उसका क्या सीन है, ठीक है। सबसे पहले कि क्या हुआ, उसके बाद एक और चीज़। हाँ, तो अभी अभी एक मतलब मैंने पहले ही बताया था कि अजित डोभाल और एस जयशंकर, मैंने सिर्फ डोभाल साहब का बताया था। तो अजित डोभाल और एस जयशंकर साहब दोनों रसिया जा रहे हैं, ठीक है। अब एक एनएसए है और दूसरा अ, खुद मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो ये दोनों अभी रसिया जाने वाले हैं, इस मंथ में ही जाएंगे। अभी तक कुछ ऐसा डिटेल मुझे नहीं पता चला है, अगर आ गया होगा तो मुझे शायद आइडिया नहीं है। तो जैसे ही आएगा वो भी मैं बता ही दूंगा आपको। तो ये लोग जा रहे हैं रसिया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, देखा जाए तो, क्योंकि जो ट्रंप के साथ चल रहा है भारत का, वो थोड़ा उसको एक हैंडल करना आवश्यक हो गया है। क्योंकि जब तक के अब मतलब ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं बोलोगे, क्योंकि इंडिया का कभी भी ये पॉलिसी नहीं रहा कि इंडिया डायरेक्ट जाके ऐसी चीज़ों को बोले। अगर आप प्रीवियस एग्जांपल लो तो बहुत सारे ऐसे देशों के साथ ऐसा होता रहा कि लोग उधर से कुछ ना कुछ बोलते रहे। पाकिस्तान को ले लो, ठीक है। पाकिस्तान, इमरान खान बोला कि भाई मोदी बात नहीं कर रहा है, नवाज शरीफ इसको तो इससे तो बात ही नहीं करा। उसके ऊपर उसके पहले सॉरी, नवाज शरीफ से तो स्टार्टिंग में जब मोदी जी 2014 में आए थे तभी नवाज शरीफ से बात किया था। उसके बाद जो भी जो होना चाहिए था, जिस तरीके से सोचा था प्रधानमंत्री ने इस देश के, उस तरीके से रिलेशन नहीं रह पाए पाकिस्तान के साथ। तो फिर जो भी वहां के नेता चेंज हुए, उन लोगों ने ट्राई किया बात करने का, नहीं हुआ। फर्स्ट थिंग। दूसरा, फिर कौन से देश के साथ हमारा नहीं बन रहा था? हमारा नहीं बन रहा था मालदीव्स के साथ। मालदीव्स ने बहुत चीज़ें बोली, नहीं उन्होंने बाइकॉट इंडिया, ये वो सब कुछ बोल दिया। लास्ट में मोदी जी ने एक चेयर लिया और मालदीव्स अपने एक बंद आइलैंड पे जाके बैठे, ठीक है। अब हम सबको पता है कहाँ क्या कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो ये रहने देते हैं। तो वहाँ बैठे और एक रिएक्शन आया, चलो ठीक है, एक रिएक्शन था दूसरे तरीके का। बट ऐसा नहीं कि मोदी जी आए और ट्वीट करना शुरू कर दिया कि अरे ऐसे ये सारी चीज़ें कि अगर तुम कुछ बोल रहे हो तो उसका हम भी जवाब दे दें। वो सड़क पे जो होता है वो ये पॉलिटिक्स में और जियो पॉलिटिक्स में नहीं आता, ठीक है। तो नहीं करना चाहते लोग इन जनरल। जैसे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने बोल दिया था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प प्रेसिडेंट अमेरिका के हैं, पूरे वर्ल्ड के राजा नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से बोल दिया था। तो ये भी एक अलग तरीके से लिया गया, फिर उन पे टैरिफ बढ़ाया गया। तो ये सारी चीज़ें होती है कि आप जिसके पास पावर है उसको किसी भी चीज़ का बुरा लग सकता है। और अभी यूएस के पास पावर है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, जिस तरह का चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, आने वाले टाइम में देखा जाएगा जिस तरीके से डेवलपमेंट होता है, उसका क्या इम्पैक्ट आता है और कौन से सिचुएशन में कौन सा देश का क्या सिचुएशन होता है उस टाइम तक। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग एक एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ अब क्या होना है। तो अभी तो खैर रहने देते हैं, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी आप सर्टेन नहीं है कि ये तो होगा ही, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे यार रिलेशन कभी भी बदलते हैं, ठीक है। हमारा और अभी जब से लास्ट टाइम ट्रम्प आया था तो इंडिया और अमेरिका का बहुत अच्छा रिलेशन था। आज ही बहुत अच्छा रिलेशन है। रिलेशन का एक पार्ट, छोटा सा पार्ट है, वो है ट्रेड। और वो ट्रेड जो बाकी सारी चीजें चल रही है वो तो चल रही है, ठीक है। गुड्स का खासकर, तो उस पे जो अमेरिका कर रहा है उसका कैसे टैकल करना है, ये आज एक पार्ट रहेगा। दूसरा रहेगा कि एक, अगर आप आज थोड़ा पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे, जो इंटरनल पॉलिटिक्स हमारी चल रही है और जिस तरीके की चीजें चल रही है, ठीक है। तो एक ऐसा ही पैटर्न हमें कुछ दिन पहले देखने को मिला है अपने पड़ोसी देश में, जो है बांग्लादेश। उसको किस तरीके से उस चीज को करने के लिए एक पूरा नैरेटिव चलाया जा रहा है, वो उसको थोड़ा डिबंक करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है ट्रंप का जो चल रहा था, ट्रंप और इंडिया, रसिया, चाइना, इन सब का। तो ट्रंप ने एक फिर से ये कर दिया ट्वीट
अपने, तो ये ट्वीट है ट्रम्प का। ट्रम्प ने कहा इंडिया इज नॉट बाइंग, इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल, दे आर देन फॉर मच ऑफ द ऑयल परचेस्ड सेलिंग इट ओपन मार्केट फॉर बिग प्रॉफिट देन यूक्रेन। अरे यार फिर वही, तो सेम कहानी, तेल ले रहा है अपना तो इस्तेमाल कर ही रहा है, बाकी बेच भी रहा है, उससे जो पैसे आ रहे हैं उससे यूक्रेन में जो लोग मारे जा रहे हैं उसको सपोर्ट कर रहा है। देखो यार, ये जो पूरा पार्ट है ना, कहीं भी आपको वॉर दिख रहा है ना आज के टाइम पे, अगर आप उसको थोड़ा सा बस सर्च करोगे कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है, जैसे मलेशिया, ये अपना अब ये कंबोडिया वाला जो वॉर चल रहा था, कंबोडिया और थाईलैंड में, तो ठीक है वो है, वहां पे मंदिर है, आज से तो नहीं है और ये पुरानी लड़ाई है मान लिया, बट इस लेवल पे स्केलेट करना ये थोड़ा सा नहीं लगता कि कहीं से कुछ तो इनपुट आया होगा, कुछ तो या तो पैसे दिए गए होंगे, रिजीम चेंज, कुछ भी ऐसा करवाने पॉसिबिलिटीज है जिसकी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, राइट। पाकिस्तान ऐसे अचानक क्यों करेगा कि पहलगाम में कुछ अपने कमांडोज भेजे, और अब उनके आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सब कुछ मिल चुका है, तो ये कोई ना कहे डीएनए चेक मैच भी करवा लिया गया है, तो ये कोई ना कहे कि वो पाकिस्तानी नहीं थे और ये है वो है, ठीक है। तो इंडिया के पास प्रूफ है, इंडिया ऐसे नहीं आता पब्लिक में कि जब कनाडा ने बोला था, इंडिया ने यही बोला था भाई प्रूफ है तो लेके आओ, ये हमारे लोग हैं जो तुम्हारे यहाँ ये सब कर रहे हैं, अदरवाइज चुप रहो। तो ठीक है, ट्रंप अभी बोला कि भाई तुम यूक्रेन को ये कर रहे हो, मतलब रसिया को फंड कर रहे हो, रसिया यूक्रेन में मार रही है। चलो जी, मान लेते हैं कि आप जो कह रहे हैं यही सही है, तो फिर हमने बहुत बात किया कि यूरेनियम लेता है, ये लेता है, यूरोप लेती है तेल हमसे, यूरोप को हम बेचते हैं, फिर वो रसिया से डायरेक्ट भी बहुत सारे तेल लेते हैं, ले रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो एक टाइम पे ये भी था कि अमेरिका खुद, जब जो बाइडेन की सरकार थी तो अमेरिका खुद इनकरेज करता था कि भाई तुम ये करो, रसिया से तेल लेके बेचो, ताकि जो वर्ल्ड में एक क्राइसिस आ सकता है ना तेल का, वो ना हो, ठीक है, जो एक मार्केट है वो स्टेबल रहे, ठीक। तो जो बाइडेन की सरकार में, मतलब जो बाइडेन ने नहीं बोला होगा, ऑब्वियस है, वो ट्रंप जैसा मतलब उतना तो बोले, वो इज ए डिफरेंट गाय। तो उसमें जो भी उनका गवर्नमेंट चलाता है, जो भी अधिकारी लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहाँ भी हैं, तो उनका जो प्लान होगा, जो बातचीत हुई होगी, वो ऐसा हुआ होगा, ठीक है। जब ऐसे ट्वीट्स आते हैं ट्रंप के, तो अभी तक के तो हम चुप रहते हैं, हम चुप, जो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं बाकी देशों को। अमेरिका इज मतलब कोई अलग और अजीब सा देश थोड़ी है, नॉर्मली है, देसी तो है, तो उसको भी सेम ट्रीटमेंट दिया। हमारे प्रधानमंत्री या जो भी ऐसे लोग हैं जो एक स्टेटस रखते हैं, एक गरिमा है उनके पद की, तो वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते। फिर बाकी जो चीज़ें हैं जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैंडल करती है, उनके स्पोक्स पर्सन, उन वो पूरा जो हमारा सिस्टम है वो हैंडल करती है, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दे दिया, इंडिया हैज़ बिन टारगेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन for importing oil from Russia after the commencement of Ukraine conflict. In fact, India began importing from Russia because traditional supplies were diverted to Europe after the outbreak of the conflict. The United States at the time actively encouraged such imports by India for strengthening global energy market stability. मैं बोल रहा था जो कि भाई इन्होंने बताया कि जब ये मिड ऑफ द जब कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, जब कॉन्फ्लिक्ट ब्रेकआउट हुआ, तो हमने, और हमारे पुराना भी हम उनसे इंपोर्ट करते हैं, जब ये ऐसा हुआ तो हमने बोला कि हाँ ठीक है, मतलब अगर ऐसा कर सकते हैं हम, पॉसिबिलिटीज़ है, तो हम करेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी जब युद्ध छिड़ा तो यूरोपियन यूनियन, यूरोप की कंट्रीज़ और यूक्रेन, नाटो का ही तो मेन सीन था, तो ये सारे आज भी लड़ ही रहे हैं। अमेरिका हथियार दे रहा है, अब तो जो बात चल रही है, यूरोप पैसे देगा उसके, और यूक्रेन उसमें अपने लोग दे के लड़ेगा रसिया के अगेंस्ट। तो ये सारे थे, ये बताया गया कि भाई तुम डाइवर्ट किए, जो भी चीज़ें डाइवर्ट हुई हमारी, जो अलाइन थी, ठीक है, जैसे हम कुछ तेल ईरान से भी लेते थे, तो वो सारी बंद हुई, तो हम कहीं से तो लेंगे,
जब हम ले रहे थे, जब यूरोप ये जो कॉन्फ्लिक्ट आउटब्रेक हुआ, उसके बाद जो भी हम तेल ले रहे थे उसको हमने बढ़ाया, फिर हमने उसको और मतलब बढ़ाया, और ऑब्वियस है इसमें यूएस ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, ये जो तुम कर रहे हो, ग्लोबल एनर्जी मार्केट का जो स्टेबिलिटी है वो सही रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये अच्छा चीज है, और यूएस ने इनकरेज भी किया था। आगे कहते हैं, ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि इंडियाज इंपोर्ट्स आर मेंट टू एंश्योर प्रिडिक्टेबल, एक सेकेंड, हाँ, predictable and affordable energy cost to the Indian consumer. They are necessity compelled by global market situation. However, it is revealing that the very nation criticizing India are themselves indulging in trade with Russia. Unlike our case, such trade is not even a vital national compulsion. दूसरा पॉइंट सीधे सीधे कि भाई हम जो कर रहे हैं, तुम जो कह रहे हो, वेल डन, बहुत अच्छा, लेकिन हम जो कर रहे हैं, तुम जो कर रहे हो वो भी तो देखो। मेरा वाला तो पॉइंट आउट कर दिया, अच्छी बात है, ठीक है। जो तुम कर रहे हो वो भी देखो कि इसमें इंपोर्ट आर मीन टू इंश्योर प्रेडिक्टेबल एंड अफोर्डेबल, ये तो हमारा है भाई कि इंडिया वहां से लेगा, और जो हमारे लिए सस्ता है, सही है, कि आता रहेगा, हमारा बाहर नहीं होगा, हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा। जो प्रॉब्लम हुआ जब यूरोप ये सॉरी यूक्रेन और रसिया की कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, तो हम जहाँ जहाँ से ले रहे थे वो हमारा चेंज करना पड़ा। और ये ऐसा नहीं होता कि, मैं आपको पिछली वीडियो में बताया कि ऐसा नहीं होता कि अभी जो एक रिफाइनरी लगा रखा है उसमें कोई भी क्रूड ऑयल डालेंगे और फिल्टर करके निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता। हर एक क्रूड का अलग अलग सिस्टम होता है, जो टाइप्स ऑफ क्रूड है उसके अलग अलग सिस्टम होते हैं, अलग अलग रिफाइनरीज के टाइप्स होते हैं उसके। तो उसके लिए तो हम जिस तरीके से, और ऐसा नहीं हम कोई तुरंत चेंज कर देंगे, भाई हमारे इंटरेस्ट में, हमारे देश के लिए जो अच्छा है हम वो करेंगे। और जो तुम हमें कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है, कह रहे हो कि तुम पैसे दे रहे हो जो मौत का कारण बन रही है, तो तुम लोग भी तो ले रहे हो ना यार, ठीक है, तुम लोग भी तो अलग अलग चीजों में डील कर ही रहे हो, उस पे क्यों नहीं बात करते? वो अच्छा हो गया क्योंकि तुम ले रहे हो। तो फिर जो तीसरा पॉइंट है वो है द यूरोपियन यूनियन इन, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये द यूरोपियन यूनियन इन 2024 हैड ए बायलैटरल ट्रेड ऑफ यूरो 67.5 बिलियन इन गुड्स विथ रसिया, ठीक है। यूरोपियन यूनियन 2024 में 67, 67.5 बिलियन यूरो का गुड्स पे डील किया, मतलब ट्रेड किया भाई, 67.5 बिलियन यूरो। तो पहला एक डेटा जो फेंक के मारा गया मुंह पे। इन एडिशन it had trade in service estimated at euro 17.2 बिलियन इन 2023। 2023 में 17.2 बिलियन, 2024 में 67.5 बिलियन, 67.5 बिलियन। अरे सारी यूरो में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। दिस इज सिग्निफिकेंटली मोर देन इंडिया टोटल ट्रेड विथ रसिया दैट ईयर, और सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे इनका ट्रेड बढ़ा है ना रसिया के साथ, ठीक है, कि 23 में इतना था, 24 में इतना हो गया, 67.5 तक आ गया, तो हमारा तो उतना आया भी नहीं है। ये हमारी एमईए ने साफ साफ लिखा है विद डेटा, ठीक है। अब दिस इज हाँ, यूरोपियन इंपोर्ट ऑफ एलएनजी इन 2024 इन फैक्ट रीच्ड अ रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन्स, सरपासिंग द लास्ट record of 15.21 million ton in 2022। ये लेवल है इनका ट्रेड इंक्रीज करने का, अपने जब खुद की जरूरत है तो, ठीक है। तो देखो क्या है, यूरोप को इतना इतना रसिया पर डिपेंडेंसी क्यों है? पहला बात, रसिया डायरेक्ट एक्सेस है वहां तक, लगभग वो पाइपलाइन लगा चुका है यार, बहुत हद तक अलग अलग पाइपलाइंस लगा चुका है, वो पाइपलाइन से वहां पे ऑयल जाता है। रसिया इतना ही ऑयल को करता, यूरोप इतना ऑयल का करेगा क्या? वो ज़्यादातर देश ठंडे देश है, तो वहाँ गर्म रखने के लिए घर, ये वो, इन सब में बहुत सारे फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चीज़ के लिए वो अच्छा खासा एक मतलब पाइपलाइन से ही डायरेक्ट लेता है कि उसे ज़्यादा महंगा ना पड़े, पाइपलाइन के थ्रू अपना ले लेता है, ठीक है। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन है, ब्ला ब्ला चीज़ें, तो उन सब में ऑब्वियस है पाइपलाइन लगा डायरेक्ट आता है,
सब कुछ सिक्योर है, क्या प्रॉब्लम है? आप नल, जैसे नल खोल रहे, मतलब देश की बात कर रहा हूँ कि जैसे आप नल खोलते हो घर में, तो देश के पास प्रॉपर 24/7 ऑयल है। जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा पे कर लो, ले लो ऑयल। तो इस लेवल पे रसिया से यूरोप डिपेंडेंट था, रसिया पे। अब उसका ऑब्वियस जो ट्रेड हो रहा था, जब ये वॉर स्टार्ट हुआ, जब क्राइसिस स्टार्ट हुई, तो इन्हें भी समझ में आ गया होगा कि भाई अब तो लंका लगने वाली है, तो ये जो भी इनका ट्रेड होगा, चीज़ें होगी, उस पर अपना ध्यान दे रहे होंगे कि भाई कुछ रिजर्व कर लो, कुछ इतना ले लेते हैं, इस टाइप से कुछ सोचा होगा। उसके हिसाब से ट्रेड इनका बढ़ा, या नॉर्मल जो भी चल रहा था उसके अकॉर्डिंग, या जो साइंड थे ऑलरेडी उन सबको पूरा करने के चक्कर में ट्रेड बढ़ा होगा। इतनी यही सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। फिर आते हैं चौथे पॉइंट पे, रसिया यूरोप रसिया ट्रेड इंक्लूड नॉट जस्ट एनर्जी बट आल्सो फर्टिलाइजर्स, माइनिंग प्रोडक्ट, केमिकल, आयरन एंड स्टील एंड मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स। तो यूरोप सिर्फ ऑयल नहीं लेता है, यूरोप और भी चीजें लेता है। अब अगर आप बात कर रहे हो कि हम फ्यूल लेके या एनर्जी का डील करके रसिया को जो पैसे दे रहे हैं उससे अगर यूक्रेनियन मारे जा रहे हैं, तो मुझे बताओ कि ये सारी चीजें जो ट्रेड हो रही है रसिया के साथ, क्या ये बिना पैसे के हो जाएगी? हम सिर्फ ऑयल ले रहे हैं अगर, ठीक है, आप तो इतनी सारी चीजें ले रहे हो, एनर्जी तो ले ही रहे हो, एनर्जी का हो गया आपका, फर्टिलाइजर ले रहे हो, माइनिंग प्रोडक्ट ले रहे हो, केमिकल ले रहे हो, अलग अलग आयरन स्टील सब तो ले ही रहे हो, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स, तो बचा क्या? और इन सबको लेने के लिए आप दोगे ना, पे तो करोगे। तो ये इससे प्रॉफिट नहीं आएगा रसिया को? अगर रसिया मैन्युफैक्चर कर रहा है कुछ चीज को, तो क्या उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा इन सब चीजों में? वो प्रॉफिट मिलेगा तो उस पैसे का इस्तेमाल नहीं करेगा मिसाइल बनाने के लिए? अजीब बात नहीं है? फिर पांचवा जो पॉइंट है इनका, where the United States is concerned, it continues to import from Russia uranium, hexafluoride for its nuclear industry, palladium for its EV industry, fertilizers as well as chemicals. जो यूएस हम पे टैरिफ और ये वो गाना गा रहा है ना, नाच रहा है, ये जो कर रहा है, ये ऑलरेडी ये ले रहा है रसिया से, एक ज्ञान दे रहा है दूसरों को कि अरे तुम तो ये कर रहे हो वो कर रहे हो, खुद यूरेनियम तक ले रहा है वहां से, और ये बिलियंस में इनका ट्रेड डील है। एमईए का डेटा तो खैर इस पे लेके नहीं आया, ये इसलिए दोनों को लाया गया है क्योंकि आपको पता है कि नायरा रिफाइनरी पे यूरोपियन यूनियन का सैंक्शन लगा है, जिसके बेसिस पे माइक्रोसॉफ्ट ने सर्विस बंद कर दिया था, सस्पेंड किया था। अमेरिका उधर से डेली कुछ ना कुछ बोल रहा है, ट्वीट कर रहा है। एमईए ने जबरदस्त, जो जड़ के होता है ना कि सामने वाले को चुप करा देना, उस टाइप का जवाब दिया है। एक डेटा के साथ जवाब दे रहा है भाई। इट्स लाइक कि तुम कुछ मांग रहे हो आरटीआई में और तुम्हें वो ऑर्गेनाइजेशन निकाल के दे रही है, तुमने क्वेश्चन किया, ले भाई तेरा भी क्या क्या है वो देख ले। फिर जो छठा पॉइंट है वो कहते हैं कि इन दिस बैकग्राउंड द टारगेटिंग ऑफ इंडिया इज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। Like any major economy, India will take all necessary measures to safeguard its national interest and economic security. सिंपल सी बात है, पहले दिन से ही कह रहे हैं कि भाई हम वहां से ट्रेड करेंगे जहां से हमारे देश के लिए अच्छा है, जो हमारे सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इन सब चीज के लिए अच्छा है। हम ऐसा पाकिस्तान नहीं है भाई कि हम जाके बिक जाए, या बांग्लादेश नहीं है जहां तुम कुछ प्लांट कर सकते हो। तुम ट्राई कर रहे हो, उसमें भी आएंगे। अभी इंटरनली कैसे चीजें चल रही है। आपको अगर अभी के टाइम में कोई भी हाई वैल्यू जो एक इंसान होता है, जो गवर्नमेंट के लिए या देश के लिए हाई वैल्यू है इंसान, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स, आईपीएस, आईएएस, कोई भी, अगर उनके साथ या उनके परिवार के साथ कुछ भी ऐसा होता दिखे ना, ये सिर्फ इतनी छोटी बात नहीं होगी, जहां तक मुझे लगता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सच है, बट जहां तक मुझे लगता है ये प्लॉट हो सकता है भाई। पहले भी सीआईए और केजीबी ने इंडिया बहुत गंद मचा रखे हैं, तो अभी कुछ ऐसा बदल नहीं गया है उतना भी कि कंट्रोल है। हमारी जो खुफिया एजेंसी है वो अपने आप में बहुत काबिल है। अभी तो यूएस को भी जरूरत पड़ रहा है बहुत सारी चीजें ट्रैक डाउन करने के लिए। तो
ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी यूएस और इंडिया के बीच में। फिर जो ऑब्वियस है, इंडिया ने जवाब दिया है। आप लोगों को पता ही होगा स्विट्जरलैंड पे भी 39% का टैरिफ लगा है। ऐसा है कि जिन जिन पे टैरिफ लगा है वापस में बात करें, तेरे पे कितना लगा भाई? अच्छा 15, मेरे पे 25। अब तुम लोग क्या बोल रहे हो, मेरे पे 39 है, 39 लगा हुआ है। तो इस टाइप से कुछ हो गया है देशों के बीच में। और स्विट्जरलैंड फेमस है घड़ी के लिए, तो वॉच बनती है, फिर उनके चॉकलेट्स अच्छे होते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, स्विस बैंक भी है। तो वो बहुत इकोनॉमी के हिसाब से ना बहुत अच्छा एक देश है, और उसके ऊपर उसके लिए बहुत सारे रूल है, अलग तरीके के रूल हैं उस देश के लिए। तो उस पर जब कभी बात करेंगे तो मैं स्विट्जरलैंड के बारे में भी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से ये चलता है पूरा कंट्री। स्विट्जरलैंड पे भी 39% का लगाया गया है। फिर बाकी तो हम लोग 25 वाले हैं, हम थोड़े कम रह गए। एक चाचा ट्रम्प का है, एक दिखा देता हूँ आपको मैं, छोटा सा वीडियो है। चाचा ट्रम्प का नहीं है एक्चुअली, एक मीम है, आप देखो एआई से किसी ने बनाया, अच्छा बनाया। जर्मनी। National Hockey League last night. Washington beat Toronto 3-2. Thank you. ब्राजील। तो ये प्रेसिडेंट लूला हैं ब्राज़ील के, जिन्होंने ट्रम्प को बोला था कि ट्रम्प पूरे वर्ल्ड का प्रेसिडेंट नहीं है, अमेरिका का है। तो दिखाया कुछ ऐसे ही गया है फाइटिंग। खमेनी गेट पे ही बैठा था, यूएस जाने के पहले ही रास्ते में बैठा था, सब सामान लेके, जो चाहिए भाई ले लो। तो ये एक अच्छा बनाया गया था, मैं सोचा शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ, आप भी देखो, बड़े मजे लो। बहुत हद तक सही चीज़ बनाई थी। चलिए आते हैं आगे, जो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो हम बात करने वाले थे उसमें आते हैं। जल्दी इसको थोड़ा क्लोज करते हैं। सबसे पहले अगर आप पैटर्न देखोगे जिसकी मैं बात कर रहा था, तो एक पैटर्न आता है कि अचानक से आपको सुप्रीम कोर्ट से कुछ कुछ केसेस आते दिखते हैं, ठीक है। इसमें मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट, उसके जस्ट पहले मुंबई धमाका वाला में जो 19 साल वाला वो केस था कि कोई भी जो भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग उसमें थे, उनको रिलीव किया गया। फिर मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट केस उस पर सुनवाई हुई, उसको भी क्लोज किया गया। अभी कल एक बहुत गर्मा गर्मी चली, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही सवाल उठा दिए। ऐसे देखो, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठते हैं और उठते रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन आपका एक लहजा होता है, वो कोर्ट है, आप उसे ऐसे भी नहीं कह दो कि अरे देखो ये सारी चीजें ना, ये जानबूझ के ऐसी चीजें की जाती हैं। फिर आप कोर्ट के ऊपर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, अगर आप उसे ये साबित कर दो कि ये एक रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो मतलब या जो जिस काम के लिए उसको बनाया गया वो नहीं कर पा रहा है, तो उसका जो एक आम इंसान के अंदर जो दिमाग में बना हुआ है कि भाई इस चीज के लिए तो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना। अगर कहीं ड्रग्स की स्मगलिंग चल रही है या कुछ भी स्मगलिंग चल रहा है, या दूसरे कंट्री से कोई कुछ लेके आते, कस्टम वाले उसे पकड़ते हैं ना, कस्टम है उसके लिए, राइट। फिर सेम तरीके से हर जगह है, अगर आप ड्रग्स करते हो अलग डिपार्टमेंट है, अलग एक उसका देख रेख करता है उस चीज़ को। अगर टेररिस्ट है अलग डिपार्टमेंट है, कोई ऐसे और भी उपद्रवी टाइप के लोग हैं, घुसपैठिए हैं, तो हर चीज़ का एक अलग अलग तरीका है, राइट। आप अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को ही कमजोर कर दोगे तो वो फिर इस टाइप का हो जाएगा कि लोग भरोसा नहीं करेंगे।
नहीं करेंगे तो आपको बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में एक मूवमेंट छिड़ा गया। क्यों छिड़ा गया? किस बात से छिड़ा गया? रिजर्वेशन के नाम पे हटा दिया, उसको लगा दिया तो फिर हटाया क्यों नहीं, उसके लिए स्टूडेंट खड़े हो गए। फिर धीरे धीरे आज बांग्लादेश की हालत देख लो। और ये हर जगह लगभग हुआ है जहां भी इंडिया एक स्टेबल गवर्नमेंट चला रहा है 2014 से। मोदी जी आ रहे हैं, 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 मोदी जी आगे भी जो लक्षण दिख रहा है कि मोदी जी रहेंगे, अभी तक के तो नहीं। तो इंडिया जिस तरीके से चल रहा है लोगों को पता है। बाकी देशों में भाई लोग चेंज हो रहे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बदल रहे हैं, इंडिया चल रहा है वैसे ही। और स्टेबिलिटी बहुत बड़ा रीजन है एक लॉन्ग टर्म प्लान के लिए कि हाँ हम नहीं जा रहे कहीं, हम ऐसा ऐसा काम किया है हमने, हम ये चीज हैंडल करेंगे और हम आगे वाला हमारा ये विजन है, हम इसको पूरा करेंगे इतने साल में। आप जब ऐसी चीजें रखते हो दुनिया के सामने तो एक गवर्नमेंट पे भरोसा होता है लोगों का। अब क्या होगा? एक पार्टी जो रूल कर रही है उसका तो फायदा है, जो पार्टी रूल नहीं करे उसका क्या? वो क्या करे? आप ही अगर ऐसे चलते रहोगे तो हर जगह। बांग्लादेश में भी जो खालिदा जिया की पार्टी थी वो ऐसी चीजें करना, अपोज करने के लिए अलग अलग तरीके स्टार्ट की, नहीं हुआ, चलो ठीक है, चीजें कंट्रोल रही। खालिदा जिया की पार्टी भी जो है वो ये नहीं चाहती थी जो बांग्लादेश में हो रहा है, एटलीस्ट, ठीक है। फिर क्या हुआ कि यूएस से एक बंदा, यूएस का एक बैग्ड, जो लोग कहते हैं कि यूएस से बैग्ड यूनिस आया और उसने पूरे बांग्लादेश की बूम बूम कर दी, ठीक है। अब जो बांग्लादेश की हालत है, ये एक रिवॉल्यूशन के नाम पे एक छोटे सा प्रोटेस्ट स्टार्ट करके उसको बड़े मात्रा में लाके फिर इसमें तबलीग ये जमात के लोग हैं, फिर अलग अलग जैसे पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया, और भी अलग अलग फोर्सेस होंगे, हु नोज, राइट, कि कौन कहाँ से क्या कर रहा है। तो देसी अब ऐसे है भाई, बनाना रिपब्लिक से ज़्यादा नहीं है ये। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही है बांग्लादेश में, हमें दिख रहा है सेम तरह की कुछ चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, सबसे पहले राहुल गांधी एक चीज़ बोलते हैं कि हमने चाइना हमारा इतना ज़मीन घेर लिया है। उस पर कल सुप्रीम कोर्ट का ये आता है कि भाई अगर तुम्हें ये सब बोलना है तो तुम मतलब कैसे पहले बात तो ये बताओ, पता कैसे चला? तुम जाके देखे? नहीं। तो क्या किया? कैसे पता चला? और जब तुम्हें ये सारी चीज़ें बोलनी ही है तो तुम हाउस में क्यों नहीं बोलते हो? हाउस में बोलो, वहाँ रिकॉर्ड रहता है, तुम बोलो जो बोलना है, वहाँ सरकार जवाब देगी, उसका भी रिकॉर्ड रहेगा। क्यों बोलते हो ये सब? तुम अपने सेना की मतलब भरोसा नहीं है? और ये ऑपरेशन सिंदूर से लगातार ऐसे चलते आ रहा है भाई। ये हर एक चीज पे जिस तरीके से अटैक हो रहा है, हर एक हमारे एस्टेब्लिशमेंट पे, जो एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंट्री हैं, जो डेमोक्रेसी के बहुत पिलर्स भी कहलाते हैं, फिर एक सही सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए जिन तंत्रों की जरूरत है हमें, उन सारों पे अटैक हो रहा है धीरे धीरे। आप देखो एक बार, फोर्सेस क्वेश्चन आज से नहीं हो रहे, एयर स्ट्राइक के टाइम से हो रहे हैं, सबूत दो। इस बार सिंदूर में राफेल ही तो पूछ लिया, ऐसा क्या पूछ लिया? इतने चकित क्यों हो गए हम? पहले भी उन्होंने सबूत मांगा था, आज बोला राफेल कितने गिरे ये बता दो, ठीक है, ये बात हो गई। कोर्ट अगर इनके पक्ष में या इनके अकॉर्डिंग फैसला आता रहे, ऑल गुड, अदरवाइज चीफ जस्टिस को भी अलाउड नहीं है कि राहुल गांधी को कुछ कह दे। मैं आपको दिखा देता हूं, ये ट्वीट पढ़ो, व्हेन पार्लियामेंट इज साइलेंस्ड द स्ट्रीट मस्ट रोर। समझ रहे हो आप? चलो जी, उतरते हैं सड़क पे। द इशू ऑफ चाइनीज incursion is not just serious, it strikes at the heart of nation sovereignty. We have repeatedly demanded answer both inside house, outside parliament. अब देखो, इनको जो भी कहना था, जो कल कोर्ट में हुआ, वहां इन्होंने कुछ नहीं कहा। अभी ये आके ट्विटर पे बताएंगे कि देखो हमने ये पूछा है भाई, लेकिन कोर्ट में कुछ नहीं कह पाए। इनको रिप्रेजेंट करने वाले कौन है? अभिषेक मनु सिंह भी भाई, उनके पास कोर्ट में बहुत टाइम है, वो कोर्ट को जानते हैं अंदर बाहर से, उनका कभी कोई चीज नहीं रुकता, जिस समय चाहते हैं वो जाता है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को नहीं, हमने देखा है अलग अलग केसेस में वो तुरंत अपीयर होते हैं।
तो तुम बोलो ना वहां, ये जो यहाँ के ज्ञान अब ये ज्ञान फैलाएंगे। क्या है आगे, क्या है देखो। ये हैं सतीश आचार्य जी, ये कार्टूनिस्ट हैं। ये कहते हैं कि वाओ, डिड सुप्रीम कोर्ट जज रियली यूज दैट लैंग्वेज, अनबिलीवेबल। भाई ये लोग उछल रहे थे जिस समय इससे कहीं ज्यादा हार्ड लैंग्वेज हम कह सकते हैं यूज किया गया था नुपुर शर्मा के अगेंस्ट। ये कह रहे थे भाई, आज इनको देखो, इनके कितने पेट में आग लगा हुआ है। ये देखो, ये बोला है कोर्ट ने, इफ यू आर ए ट्रू इंडियन, if you are a true Indian, you would not say this. Supreme Court rebukes Gandhi for claim that Chinese occupied Indian territory. तो अभी जो मैं बताना चाहता था वो यही था। यहां फिर से देखो एक और ट्वीट। अमित शाह न्यू राहुल गांधी वाज अबाउट टू ड्रॉप क्रेडिबल प्रूफ अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन टुडे। भाई इलेक्शन कमीशन जाओ ना यार, हर बार इलेक्शन कमीशन बुलाता है, कोई जाता नहीं है। ईवीएम हैक हो गए, बोला आके करके दिखा यार कैसे करता है हैक, कोई नहीं जा रहा। इनके पास ये है और एटॉमिक बम है, ये फट जाएगा, ये हो जाएगा। जाओ ना ब्रो, इलेक्शन कमीशन नहीं जा सकते, कोर्ट जाओ, वो तो खुला है आपके लिए, कभी भी जा सकते हो आप। इलेक्शन कमीशन मान लेते हैं आपकी नहीं सुन रहा है, कोर्ट ने कहा ना भाई कि कुछ भी अगर मुझे थोड़ा भी लगेगा तो मैं ले लूंगा एक एक्शन। प्रूफ तो लेके जाओ। कैसे लेके जाओगे आप? सोचो क्या हो रहा है। एसआईआर जो बिहार में हो रहा है उसी के वहीं से कूदफान स्टार्ट है ना, कि यहां हो गया वहां हो गया, और फिर महाराष्ट्र का इलेक्शन रिग्ड है, ये है वो है, यही हो रहा है ना। अब तो 2014 से ही लोग कह रहे हैं कि रिग्ड है। एसआईआर में आप कैसे करोगे? जो एसआईआर कर रहा है वो बीएलए और बीएलओ जो है, जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है हर पार्टी का, और हर पार्टी का कार्यकर्ता है वहां पे। तो वहां एक गांव, मान लो कि अगर 100 घर का गांव है, वहां अगर 20 लोग बीजेपी में हैं तो 30 लोग कांग्रेस में भी होंगे, या 30 लोग बीजेपी 20 लोग कांग्रेस में। तुम अगर उन 30 लोगों को जानते हो तो ये 20 लोगों को ये 30 लोग भी तो जानेंगे। ये सारी चीजें जब होगी तो ग्राउंड लेवल पे आप कैसे झूठ कह दोगे कि अरे ये तेरे यहाँ का नहीं है, यहाँ है? नहीं होगा ना, ये तो मर गए थे, एक ही गांव की बात है। चलो पंचायत में चलते हैं, अगर छोटे छोटे गांव हैं तो 20 घर 30 घर 40 घर वाले अगर गांव हैं, वहां भी ऐसा ही होता है। पंचायत में एक दूसरे को लोग जानते हैं, एक दूसरे गांव से एक दूसरे गांव का सब कुछ जो इंफॉर्मेशन वो शेयर होता है भाई। अरे ये गुजर गए हैं, इनके यहाँ शादी है, इनका बेटा का ऐसा हुआ है, नौकरी लग गई, ये इन्होंने जमीन खरीद लिया, इन्होंने घर बना लिया, हर किसी को पता होता है। तो तुम वहां कैसे जो एक रिवीजन हो रहा है उसको कैसे झूठ कर दोगे? अब तुम ला नहीं पा रहे हो कोर्ट में, और यहां आके ज्ञान दिए जा रहे हो कि ऐसा बोल दिया, वो कर दिया, कुछ था जिसकी वजह से देखो सुप्रीम कोर्ट से ऐसे। अरे भाई चलो आज के लिए यहीं पे विराम लगाते हैं, क्योंकि इन लोगों का तो अभी चलेगा। और ये अभी और मज़ेदार होगा, इससे ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है कि अजित डोभाल और जो जयशंकर जा रहा है रसिया, वो देखने वाला होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और नए वीडियो में फिर से हम नई चीज़ लेके आएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर कुछ और चाहिए तो, लाइक नए टॉपिक्स पे कोई बात करनी हो या कुछ भी ऐसा हो तो लेट मी नो, आई विल ट्राई। और मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।